जो लोग पॉलिटिक्स को जानते हैं वो कहते हैं कि सियासत में एक एक शब्द का महत्व होता है, तोल मोल के सब बोलते हैं। अगर किसी ने कुछ कहा तो समझिए निश्चित तौर पर खिचड़ी पक रही है। तो क्या इसका मतलब यह है कि दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर जो एक्स पर पोस्ट किया उसके मायने असल में बहुत गहरे हैं। दिग्विजय सिंह ने एक तस्वीर पोस्ट की थी, इस तस्वीर में लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हैं, जबकि उनके आगे नीचे जमीन पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं। अनुमान है ये तस्वीर 25 से 30 साल पुरानी हो सकती है या फिर उससे भी ज्यादा, मुझे लगता है उससे भी थोड़ी ज्यादा। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि ये बहुत प्रभावशाली तस्वीर है। आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और आज देश का प्रधानमंत्री बन बैठा है। ये संगठन की शक्ति है, जय सिया राम। ये दिग्विजय सिंह ने लिखा। ये पोस्ट आया और पॉलिटिकल गलियारों में हड़कंप मच गया, और हड़कंप मचना बनता भी था क्योंकि दिग्विजय सिंह जिन्होंने 26/11 के बाद भगवा आतंकवाद वाला झूठा नैरेटिव देश के सामने रखा था, दिग्विजय सिंह ने दावा किया था कि शहीद हेमंत करकरे की हत्या में आरएसएस का हाथ है। 17 साल बाद वही दिग्विजय सिंह आरएसएस की संगठन वाली ताकत के ना सिर्फ फैन हो गए, मुरीद दिखाई दिए, बल्कि उन्होंने इसका ऐलान कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस के मौके से ठीक पहले कर दिया। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी, उससे पहले चर्चा डाइवर्ट हो गई, बात संघ के पावरफुल परवरिश की होने लगी। और जाहिर सी बात है जब जब पॉलिटिकल परवरिश की बात होगी तब तब राहुल गांधी को तुलना वाले तराजू में तोला जाएगा। उनके ट्रैक रिकॉर्ड का एक गहन चिंतन और मंथन होगा, एनालिसिस होगा, और नरेंद्र मोदी के सामने उनकी शक्ति, ताकत और कमजोरी का भी विश्लेषण होगा। यानी दिग्विजय सिंह के एक पोस्ट ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी के सामने कंपैरिजन वाले रिंग में लाकर खड़ा कर दिया, और कांग्रेस को आरएसएस के सामने। यानी आरएसएस की शक्ति क्या है और कांग्रेस की शक्ति क्या है। इसी आग में शशि थरूर ने छींटे डाले या फिर कहें तो घी डाला। थरूर साहब ने कहा, मैं भी चाहता हूं कि हमारा संगठन मजबूत हो और उसमें अनुशासन हो। अनुशासन संघ की पहचान है, आरएसएस की पुरानी पहचान है। वहां पर कई दिन बीत जाते हैं, कई वर्ष बीत जाते हैं, कुछ नहीं मिलता, लेकिन संगठन की शक्ति ऐसी है कि सब लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं और अपने आप को खपा देते हैं। सिचुएशन इतनी एम्बैरेसिंग हो गई कि कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज श्रीमान पवन खेड़ा को सामने आकर दो टूक कहना पड़ा, हमें आरएसएस से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे दिग्विजय सिंह ने जो कुछ कहा उस पर विचार कीजिए और सोचिए, एक संगठन इतने सारे राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को जन्म कैसे दे सकता है। इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी जमीन पर बैठे हैं और सोचिए इस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की होगी, सोचिए नरेंद्र मोदी ने कितना कठिन अथक परिश्रम किया होगा, और फर्श से उठकर संघ और पार्टी के संगठन ने उन्हें पहले गुजरात का मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, महासचिव बनने का मौका दिया, और फिर देश के प्रधानमंत्री, और काफी प्रभावशाली प्रधानमंत्री। तब से अब तक 25 साल हो चुके हैं, और आज भी नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका देखकर टीनेजर्स और यंगस्टर्स चौंक जाते हैं, क्योंकि पीएम मोदी के वर्किंग कैलेंडर में छुट्टियों वाला पेज है ही नहीं। वैसे ये तो प्रधानमंत्री मोदी की बात है, लेकिन यहाँ संघ की बात करनी भी जरूरी है। संघ के भी कार्यकर्ताओं के कैलेंडर में छुट्टियों वाला पन्ना नहीं होता है। कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो छुट्टियां लेते तक नहीं है, वो परिवार से भी दूर रहते हैं, उन्हें पूर्णकालिक कहा जाता है। यानी वो पूर्णता संगठन के साथ रहते हैं, यानी आरएसएस के साथ काम करते हैं। इसलिए सिर्फ नरेंद्र मोदी से नहीं, नरेंद्र मोदी तो बड़ा नाम हो गए, आरएसएस के कुछ ऐसे अनसुने कार्यकर्ताओं से भी कांग्रेस को सीखने की आज जरूरत है, जिनका नाम वो जानते नहीं है, लेकिन उनका काम बोलता है और 100 साल से बोल रहा है। लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी के वर्किंग कैलेंडर में छुट्टियां ही छुट्टियां दिखाई देती है। बिहार में चुनाव का ऐलान होने से पहले, ठीक पहले, राहुल गांधी विदेश से लौटे और दूसरे चरण से पहले फिर विदेश रवाना हो गए। अभी भी वो कुछ दिन पहले जर्मनी से के टूर से वापस लौटे हैं। बीजेपी का दावा है कि विपक्षी पार्टियां और खासतौर पर कांग्रेस के कई यंग एमपीज ऐसे हैं जो राहुल गांधी के एटीट्यूड से खुश नहीं हैं। वो संसद में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बातें रखना चाहते हैं, लेकिन लगातार हंगामे की वजह से वो बोल नहीं पाते। डॉट्स को जोड़कर देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक से ठीक पहले दिग्विजय सिंह का पोस्ट की वजह से मोदी और राहुल गांधी की तुलना होने लगी और आरएसएस और कांग्रेस की तुलना होने लगी। आरएसएस की शक्ति कितनी बड़ी है और कांग्रेस की शक्ति कितनी कमजोर है, इसकी तुलना होने लगी।
2022 तक जाता है, क्योंकि 2022 में उदयपुर चिंतन शिविर में तय हुआ था कि पार्टी में चुनाव मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया जाएगा। इसका काम चुनावों के लिए रणनीति बनाना होगा, लेकिन इस पर कुछ ठोस नहीं हुआ है। ना कोई जीत के लिए काम करता है और ना ही किसी पर हार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि जीत की प्लानिंग से जीत नहीं होती है। अगर आप देश के लिए काम करना चाहते हैं और आपके संगठन में शक्ति होती है तो जीत होती है। आरएसएस से निकली भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शायद इसी विचार पे काम करते हैं और इसीलिए वो जीत जाते हैं। लेकिन प्लानिंग को सड़क पे उतारने की स्ट्रैटेजी की बात तो छोड़ ही दीजिए। कांग्रेस के अंदर ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए सोशल मीडिया सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है आज की डेट के अंदर। वहीं सारी लड़ाई की जाती है। भारत के लोगों से कनेक्ट बनाना है तो जमीन पर उतरना ही पड़ेगा। आरएसएस के कार्यकर्ता गांव, सड़क, शहर सब एक कर देते हैं। मीलों साइकिल पे चले जाते हैं, मीलों पैदल चले जाते हैं और संघ की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाते हैं। एक दो यात्राओं से भारत की समझ नहीं आती है। भारत को समझने के लिए आपके कार्यकर्ताओं को गांव-गांव घूमना पड़ता है, शहर-शहर घूमना पड़ता है, हर उस बस्ती में जाना पड़ता है जहां आपका एक वोट भी नहीं होता और उनको भी गले लगाना पड़ता है जो आपकी विचारधारा को मानते नहीं है। और ये संघ की शक्ति है कि वो अपना प्रचार प्रसार उन जगह सबसे पहला करती है जहां उन्हें कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि उन्हें लगता है कि संगठन को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक समझाएंगे नहीं किसी को, तो हमारी शक्ति कैसे बढ़ेगी। और यही आरएसएस है। आरएसएस को समझने के लिए मैं ये आपको कहना चाहता हूं, जितना मैंने आरएसएस को समझा है, आरएसएस को समझने के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक सरलता, सहजता और दूसरी मेहनत और कड़ी मेहनत। इसके अलावा कुछ नहीं।